दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को इत्तला होगी कि पाकिस्तान की जो ए टीम है जिसका नाम शाहीन्स है, वो अभी ऑस्ट्रेलियन दौरे पे मौजूद थी, जहां पे उसने डार्विन के शहर में टॉप एंड टी20 के नाम से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेला, जिसके अंदर तकरीबन 12 टीम्स की शमूलियत थी। उससे पहले भी जो जो सिनेरियोज बनते रहे ए टीम के हवाले से, वो हमने इस चैनल के थ्रू डिस्कस भी किए थे। एक दफा वापस से कर लेते हैं कि एक महीना पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि हम अपनी ए टीम भेजते हैं, आप अपनी ए टीम से उसका मुकाबला करवाएं। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिफ्यूज दी ऑफर। उन्होंने बोला कि आप हमारी ए टीम से अभी नहीं खेल सकते, वो हमारी ए टीम अभी बिजी है। देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके ही जो क्लब्स होते हैं वहां पे कांटेक्ट किया, एंड वहां पे फिर एक क्लब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात बनी, एंड देन उस क्लब से भी इस सूरत में ही बात बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बेयर ऑल देयर एक्सपेंसेस। जो जाने का एक्सपेंस है, जो रहने का एक्सपेंस है, जो खाने पीने का एक्सपेंस है, वो सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होगी, तब जाके आपकी टीम आए, वरना हमें कोई आपसे खेलने में दिलचस्पी नहीं है। सो ये चीज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कन्वे की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान खेलने गया था इंग्लैंड के अंदर। पाकिस्तान की ए टीम गई थी, जिसमें वो हैदर अली वाला केस भी सामने आया था। सो यूजुअली होता ये है कि जो भी होस्ट नेशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जो आपकी टीम आती है उनके प्लेयर्स की अकोमोडेशन, खाना पीना, उसके बाद उनका रहन सहन, वो सारी जो होस्ट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो सारा खर्चा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बलबूते पे उठाया था कि किसी तरीके से हम लोग फैसिलिटेट करें अपने ए कैटेगरी के प्लेयर्स को, ताकि वो एक अच्छे प्रोडक्ट बन के सामने आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे 3 डे मैच भी खेले, उसके बाद ओडीआई गेम्स भी खेले, जिसको हम लोग लिस्ट ए बोलते हैं बेसिकली, वो भी खेले। एंड देन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टॉप एंड टी20 के नाम से टूर्नामेंट में मौका मिल रहा था, वहां पे शिरकत की। एक ऐसे मोमेंट पे जहां पे आपसे ऑस्ट्रेलिया ए खेलने के लिए तैयार नहीं है, ना इंग्लैंड ए खेलने के लिए तैयार है। वहां पे जब ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं सो आपको भेजनी पड़ती है अपनी टीम, ताकि एटलीस्ट किसी किस्म का तो एक्सपोजर मिले। एटलीस्ट यू आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। एनीवेज, इस टूर्नामेंट में अगर हम लोग टीम्स को एनालाइज करें, जो कि ऑपोजिशन टीम्स थी, वो कुछ इस तरीके की थी कि उसमें जो ऑस्ट्रेलियन क्लब्स भी थे, पर्थ स्कॉचर था, हॉबार्ट का था एक क्लब। सो ये सारे वो क्लब थे जो नाम तो बीबीएल की टीम्स पे थे, लेकिन जो इनमें प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें से 2 से 3 के अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने बीबीएल यानी बिग बैश खेला हुआ हो। उसके अलावा एक टीम नेपाल की भी थी, बांग्लादेश की भी थी, एक टीम किंग्समैन की थी जो यूएसए से थी, एंड उसके कैप्टन हम्माद आजम थे। अगर हम लोग पाकिस्तानी शाहीन्स के मुकाबले में इन टीम्स को देखें, सो बहुत हल्की टीमें थी, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर 4 से 5 नाम ऐसे थे जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे एंड तकरीबन रेगुलर क्रिकेट भी खेल रहे थे, जिसमें से 2 प्रोमिनेंट नाम इरफान खान नियाजी एंड मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद थे स्क्वाड के अंदर। फिर वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके अंदर आप देखें अब्दुल समद थे, उसके अंदर आप देखें फैसल अकरम था। सो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में रह चुके हैं। पाकिस्तान के कैंप में शमूलियत इख्तियार करने वाले प्लेयर में मेहरान मुमताज भी मौजूद थे उसी स्क्वाड के अंदर। एंड देन वही सारे प्लेयर्स मौजूद थे जो कि आपको सर्किट के टॉप के यंगस्टर्स दिखते हैं। वो सारे प्लेयर्स को जमा करके एक टीम बना के शाहीन्स में भेजी गई, जिसके अंदर ख्वाजा नाफे को भी चांस दिया गया। पहला उनका ये टूर था विद द शाहीन्स, विद द ए टीम ऑफ पाकिस्तान। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान बड़ा वन साइडेडली जीतेगा, लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो कुछ परफॉर्मेंसेस खास नहीं रही हमारी टीम की। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी उस तरीके से परफॉर्मेंसेस डिलीवर नहीं कर पाया कोई भी यंगस्टर अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 यंगस्टर्स। लेकिन अब हमें इससे प्रूव क्या होता है? अब हमें इससे प्रूव यही होता है कि जो हमारे पास अभी पीछे लॉट है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इवन ये जो हम लोग मैचेस जीते भी हैं, एक मैच हम लोग नेपाल से जीते, नेपाल जैसी टीम से पाकिस्तान ए साइड जो है वो 1 रन से मैच जीती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मैच जीते हैं। वो भी नेपाल अपनी गलतियों की वजह से हारा। एक ऐसा मैच था जो नेपाल ने अपनी पॉकेट में कर लिया था। फैसल अकरम ने शानदार लास्ट ओवर किया जिसकी वजह से आप मैच जीते। वहां पर भी मैच आपका जा सकता था और नेपाल के अगेंस्ट भी पाकिस्तान हार सकता था। फिर उसके बाद जितनी तगड़ी टीम से मुकाबला हुआ वहां पर पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। किंग्समैन की जो टीम थी जो कि यूएसए थी, जिसमें काफी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें एहसान आदिल का नाम है, हम्माद आजम का नाम है। उन्होंने शाहीन्स को कुछ 72 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, जो कि एक वन साइडेड मुकाबला होता है टी20 क्रिकेट में। सो अगेन मैं यही बात करूंगा, जो हमारी यंगस्टर्स का लॉट हमारे पास मौजूद है वो एक ऐसा लॉट नहीं है जो कि वो डायरेक्टली आके पाकिस्तान खेल जाए, या इवन ऐसा लॉट नहीं है जो आप कंसीडर कर सको फिल वक्त फॉर पाकिस्तानी टीम। जैसे हम लोग बड़ी टीम्स की बात करते हैं, भले इंडिया की, अगर हम लोग इंडिया की ए टीम भी अगर देखें तो उसमें 5-6 लड़के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रेडी होते हैं टू रिप्रेजेंट द इंडियन टीम, लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमने इन सारों को अभी बनाना है, इन सारों को तैयार करना है ताकि ये पाकिस्तान को आगे जाके सर्व कर सकें। सो बेसिकली अगर हम लोग इसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में टोटल 6 मैचेस खेले, जिसके अंदर पाकिस्तान 4 जीता, 2 मैचेस हारा, एंड देन उसके बाद ये परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान क्वालिफाई किया फॉर दी सेमीफाइनल्स, जो कि खेला जाना था पर्थ स्कॉचर्स से। संडे वाले दिन मैच था एंड सुबह 5:30 बजे के टाइम ये सेमीफाइनल था, एंड देन उसी दिन 11:30 बजे फाइनल भी मुनक्किद था इसी टूर्नामेंट का, जिस पे पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया। पर्थ स्कॉचर्स की टीम में मैंने जैसे आपको बताया 2 से 3 ऐसे लड़के थे जिन्होंने BBL खेला हुआ यानी बिग बैश खेला हुआ था, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जो लड़के थे वो क्लब लेवल के ही लड़के थे, उन्होंने कुछ खास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी प्रोफेशनल तौर पे। लेकिन फिर आप उनसे एक ऐसा मैच हारते हैं जहां पे आपकी टीम 17 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। एक ऐसी टीम जिसमें 10वें नंबर तक बैटिंग थी, जिसमें 10वें नंबर पे मोहम्मद वसीम जूनियर, जिसने पाकिस्तान को 2 से 2.5 साल में रिप्रेजेंट किया हुआ रेगुलरली, वो बैटिंग करने आ रहा था। वो टीम सिर्फ और सिर्फ 17 ओवर में 107 रन के टोटल पे ढेर हो जाती है एंड कुछ 45-50 रन से वो मैच हार जाते हैं। मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैच जो विकेट थी डार्विन ने वो थोड़ी सी मुश्किल थी फॉर बैटिंग, बॉल ज्यादा ग्रिप कर रहा था एंड जिसके चलते हुए पाकिस्तान ने 10 ओवर में पर्थ स्कॉचर के 69 फॉर 6 आउट कर लिए थे। एंड देन जो गलती पाकिस्तान की सीनियर टीम करती है वही गलती उन्होंने भी की। 69 फॉर 6 की पोजीशन से उन्होंने पर्थ स्कॉचर को अलाउ कर दिया कि वो 155 कर लें। कैन यू इमेजिन, लास्ट 10 ओवर में 86 रन, वो भी कब, जब आप एक टीम के 6 आउट कर दो तब। सो ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल वही गलती है जो हमारी सीनियर टीम कर रही है। उसके बाद ओपनर्स की जानिब से भी कोई खास बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई पाकिस्तान के, बहुत ही अंडर प्रेशर लगे, विकेट ऑलरेडी मुश्किल था एंड जब वो मोमेंटम पर्थ स्कॉचर्स लेके गया वही मोमेंटम उन लोगों ने अपनी बॉलिंग में भी कैरी किया एंड देन उन्होंने पाकिस्तानी इसको खड़ा नहीं होने दिया। 6 विकेट्स उन्होंने भी ली पहले 10 ओवर में, लेकिन फिर उन्होंने इंश्योर किया कि हम लोग यहाँ से गेम को एंड करें और उन्होंने पाकिस्तान टीम को 17 ओवर के अंदर अंदर ऑल आउट कर दिया, जो कि एक शर्मनाक हार थी पाकिस्तान के लिए क्लब लेवल टीम के मुकाबले में। तो सही तो कहते हैं फिर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया कि हम लोगों ने आपकी ए टीम से क्यों खेलना है, क्या कंपटीशन देगी हमें आपकी ए टीम्स। उसके बदले आप देखें इंग्लैंड ए ने इंडिया ए से जो वहां पे सीरीज खेली, जब इंडिया इवन मौजूद था खेलने के लिए इंग्लैंड के अंदर, इंडिया ए भी उसी वक्त आई थी, इंडिया ए भी उस वक्त मैचेस खेल रही थी एंड अभी भी शायद वो सीरीज चली रही होगी क्योंकि 4 डे मैचेस भी थे उसके अंदर एंड देन उसके बाद उनका वाइट बॉल का भी टूर था। सो वो बहुत बड़ी सीरीज थी उनकी एंड प्रॉपर 8 टीम्स की डेवलपमेंट के लिए ऐसी सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो एक दफ़ा प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे नज़र डाल लेते हैं कि किस प्लेयर ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पहले बैटिंग पे देख लेते हैं। सो अब्दुल समद की अगर मैं बात करूँ, ये एक नुमाया परफॉर्मर रहे फॉर पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट। 7 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, 231 रन करके 110 का हाईएस्ट इनका रहा। एक मुश्किल सिचुएशन में आगे सेंचुरी की थी जहां पे 2 आउट हो गए थे। उसके बाद इनकी एवरेज 46 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152, 150 करने में कामयाब हुए। यानी अब्दुल समद के लिए एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा। उन्होंने मुश्किल सिचुएशंस में जाके रन्स भी किए एंड तेज रन्स किए, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए एक फायदा है क्योंकि अब्दुल समद को एज अ पिंच हिटर हम लोग देखते हैं अपनी टीम में आगे जाके 2 से 3 चीजें जो उनको इंप्रूव करने की जरूरत है, अगर उस पर काम हो जाए सो ही इज अ वंडरफुल टैलेंट दैट कैन सर्व पाकिस्तान इन T20 क्रिकेट। उसके बाद कैप्टन इरफान खान नियाजी की अगर मैं बात करूं, सो इरफान खान नियाजी के इतने खास नंबर्स नहीं है इसके अंदर। 7 इनिंग्स है, 144 रन है इरफान के और 42 का हाईएस्ट है, यानी एक भी 50 मौजूद नहीं है। 24 के एवरेज एंड 130 का स्ट्राइक रेट। ऑल्दो इरफान खान नियाजी को जो ओवर्स मिलते हैं बैटिंग करने के लिए वो काफ़ी कम ओवर्स होते हैं। उसमें आप सोचें कि अगर कोई बैट्समैन बैटिंग करने आ रहा है 5 ओवर्स रहते हैं जब, सो ऑब्वियसली उसके रन थोड़े से कम ही होंगे। ऑल्दो इरफान खान नियाजी एक ऐसा टैलेंट है जिसको हम सब देख रहे हैं फॉर पाकिस्तान, वो खेल सकता है आगे में। और जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं रेड बॉल के, उन्होंने भी इरफान खान नियाजी की बड़ी तारीफ की है। सो ही इज़ द वन गाय जो कि एक अच्छा बैटर है जिसके पास सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ हैं और उसने बड़ी अच्छी तरीके से इस टीम को लीड भी किया। फिर उसके बाद ओपनर यासिर खान, 7 इनिंग्स इन्होंने खेली, 172 रन, 62 का हाईएस्ट, 24 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट एंड 250 इनके पूरे टूर्नामेंट में रहे हैं। ये जो स्ट्राइक रेट है, अगेन ओपनिंग अगर आप कर रहे हैं तो 123 का स्ट्राइक रेट काफ़ी नहीं है, इसको आपने इंप्रूव करना है। यासिर खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि नुमाया रहते हैं इन डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग हिम ऑन टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो मास सदाकत जिन्होंने भी ओपन किया 1-2 इनिंग्स में शाहीन्स के लिए, उन्होंने तीसरे नंबर पे भी खेला, चौथे में भी खेला, इवन छठे नंबर पे भी खेला एंड ओपन भी किया फॉर शाहीन्स। उन्होंने 6 इनिंग्स खेली जिसमें 128 रन किए हैं और
इनका जो हाईएस्ट है वो 104 का है, यानी टोटल 128 रन है 6 इनिंग्स में, और एक ही इनिंग में 104 है, यानी बाकी की 5 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 24 रन इनके बल्ले से निकले, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्योंकि अगर आप सेंचुरी करते हैं तो सेंचुरी के अराउंड क्या स्कोर है ना आपके, वो ज्यादा मैटर करता है, वही आपके स्टैट्स को उभारता है। सो सेंचुरी के अलावा और एक इनिंग्स के अलावा इनकी खास कोई परफॉर्मेंस रही नहीं। 21 का इनका स्ट्राइक रेट एंड 21 की इनकी एवरेज एंड 139 का स्ट्राइक रेट इनका मास सदाकत का थ्रू आउट द टूर्नामेंट। फिर मोहम्मद ख्वाजा नाफे जो कि इस स्क्वाड में मौजूद थे, पहला टूर था नाफे का विद पाकिस्तान शाहीन्स, और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि ये आगे जाके पाकिस्तान की T20 टीम में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकेंगे। सो नाफे के साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंजस्टिस ये हुआ कि उनको पूरा चांस नहीं दिया गया। टोटल इन्होंने 5 गेम्स खेली नाफे ने, जिसमें 89 रन किए, जिसमें से पहले मैच में ही नाफे ने 61 का स्कोर कर दिया था, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बाद से कोई परफॉर्मेंस रही नहीं, जिसकी वजह से इनको बाहर भी बिठाया गया। फिर लेके आया गया इनको इनटू द सेमीफाइनल, जहां पे इन्होंने 27 रन किए, लेकिन दैट वरंट इनफ फॉर पाकिस्तान टू विन द कॉम्पिटिशन। सो नाफे के ये स्टेट्स थे, 5 इनिंग्स 89 रन, 17 की एवरेज, 127 का इनका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद साद मसूद 4 इनिंग्स 47 रन, ऑब्वियसली नीचे बैटिंग करता है, मेरे ख्याल से एक ऐसा लड़का है जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए बन सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसको आप 2 से 3 सीजन खामोशी से खिलाएं, भले एक ही भी टूर साथ साथ करवाते जाएं, लेकिन फर्स्ट क्लास सीजन, लिस्ट ए सीजन इसने लाजमी खेलना है, तभी जाके ये एक ऐसी प्रोडक्ट बनेगी जो कि पाकिस्तान में आ सकेगी। लेकिन अभी के टाइम इनमें से कोई भी प्लेयर मैं नहीं समझता कि एक रेडी चीज़ है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। सारे के सारे ऐसे हैं जिन पे नरिशमेंट होनी चाहिए, जिन पे काम होना चाहिए, उसके बाद ही ये लोग कहीं जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद फाइक जो कि नेशनल T20 में बड़ा नाम सामने आया था, 2 ज़बरदस्त सेंचुरीज भी की थी इन्होंने। ओपनिंग करते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग का चांस नहीं मिला, क्योंकि आप देखो कितने सारे ओपनर्स हैं, मास सदाकत, यासिर खान, ख्वाजा नाफे, उसके बाद मोहम्मद फाइक हिमसेल्फ। सो ये बहुत सारे ओपनर्स थे, इनमें से चॉइस करना थोड़ा मुश्किल था, तो फाइक को मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, जिसकी वजह से उनके 6 इनिंग्स में 64 रन सिर्फ बना पाए। एक अगेन वही कैटेगरी है फाइक की भी कि अच्छी परफॉर्मेंसेस तो हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो क्रिकेट डिमांड करती है। सो अब बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी बात है कि बड़ी अच्छी रही है, एंड वही लड़के जो कि पाकिस्तान के सर्कल में घूम रहे हैं उन्होंने ही परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे फैसल अकरम 7 मैचेस में 16 विकेट्स, 6.5 की इकोनॉमी, बेस्ट ऑफ 5 for 16। सो फैसल अकरम के लिए बड़ा शानदार टूर्नामेंट रहा, एक्सेप्शनल बॉलिंग की इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान को नेपाल के खिलाफ एक एम्बेरसमेंट से भी बचाया उन्होंने। सो एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड उससे बढ़कर मेहरान मुमताज़ ने बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की, ऑल्दो ही ओनली प्लेड 3 गेम्स, जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए, 4.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। सो मेहरान मुमताज़ इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेहरान को चांसेस नहीं मिलते हैं प्रॉपर। हमने देखा पूरा का पूरा PSL बेंच रहा मेहरान मुमताज़, डिस्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द लास्ट सीजन, लेकिन उसको इस सीजन में पूरे मौके नहीं मिले। एंड मेरे ख्याल से मेहरान एक ऐसा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान बहुत जल्द खेलना चाहिए। मेहरान को आप ज़ाया नहीं करें। मेहरान मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक नीड है, अगर वो थोड़ा सा काम अपनी बैटिंग पे कर लेना, सो ही इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर और एक बहुत शानदार स्पिनर है। एक स्पिनर पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम है जो बिल्कुल स्टाइलिश उसका अप्रोच टू द क्रीज है, रिदम है, बहुत शानदार बॉलर है मेहरान मुमताज़, मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। एंड एक ऐसा प्लेयर है जो कि वाइड बॉल में आपको बहुत अच्छा सर्व कर सकता है। सो मेहरान की कैपेबिलिटीज़ को आप ज़ाया ना करें, ये टाइम है मेहरान का कि वो किसी तरीके से आपके स्क्वाड में बर्स्ट करे एंड परफॉर्म करे, वहाँ पे मेरी ये उम्मीद है उससे। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आपके पास साद मसूद 5 मैचेस में 9 विकेट लेने में कामयाब हुए, 7.5 की इकोनॉमी। सो ये भी बेहतर स्क्वाड है। लेकिन वसीम जूनियर के बारे में बात करना चाहूँगा। वसीम जूनियर जिनका नाम प्रोपोगेट होता रहता है कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है, और फाइनली उसका नाम लेके आया जाता है फिर एशिया कप के स्क्वाड में, लेकिन उसके दौरान उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी शर्मनाक रही है। क्योंकि आप जब आपके ऊपर पाकिस्तान का बैच लगा हुआ है, और आज का बैच नहीं है मोहम्मद वसीम का, 2021 का बैच लगा हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान का। सो वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी एटलीस्ट इस स्टेट वाली क्रिकेट में, तो उसको यकीनन आउट भी करने चाहिए थे, एंड इकोनॉमी रेट भी बेहतर होना चाहिए था उसका। वसीम जूनियर के अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो 6 मैचेस में उसकी 10 विकेट्स हैं और इकोनॉमी रेट ऑफ 8.3, ये बहुत ज़्यादा है उसके कैलिबर जैसे बॉलर के लिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि अब्बास आफरीदी मस्ट हैव बीन इन स्क्वाड ऑफ एशिया कप। मोहम्मद वसीम से ज़्यादा अगर कोई T20 का स्पॉट डिजर्व करता था ना, वो अब्बास आफरीदी ही था, लेकिन आपने उसको पता नहीं कैसे गायब कर दिया। उसकी आप अभी करंटली CPL की फॉर्म देखें, परफॉर्मेंस देखें, आपको पता चलेगा व्हाट यू विल बी मिसिंग इन द एशिया कप। वो इस कैलिबर का भी परफॉर्म कर रहा है वहाँ जाके कि
CPL में उसकी नुमाया परफॉर्मेंसेज हैं। विद द बैट वो फिनिशिंग भी दे रहा है टीम को, एंड विद द बॉल ही इज़ ऑल्सो फिनोमिनल। सो उसके बाद अगर हम लोग 2-3 और नाम ले लें, उबैद शाह जिनको हम लोग बोलते थे कि पाकिस्तान जल्द खेलने वाला है, जब इसने अंडर-19 खेला था, जिस तरीके का जिद था उसके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 5 मैचेस 3 विकेट सिर्फ और सिर्फ 8 की इकोनॉमी। इसके अलावा किसी की भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हो या डिस्कस करना बनता हो। सो ये परफॉर्मेंसेस थी सारे के सारे लड़कों की जिन्होंने खेला ये टूर्नामेंट, एंड दुख की बात है क्योंकि एक टीम हमारी ऐसी टीम थी जिसमें से 4 से 5 लड़के आपके ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दूसरी टीम ऐसी है जो कि उसमें 3-4 लड़के ऐसे जिन्होंने BBL खेला हुआ है सिर्फ और सिर्फ, जिसने बिग बैश खेला। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बिग बैश खेला हुआ उन्होंने, एंड वो टीम आपको इतना वन साइडेड मैच हरा देती, और सिर्फ एक दफा नहीं हराती, उसी टीम ने आपको मैच ग्रुप स्टेज में भी हराया था। सो ये बहुत दुख की बात है पाकिस्तान के लिए, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम है यार, पाकिस्तान का भले आप शाहीन्स लगा लो आगे, लेकिन नाम तो वो फिर पाकिस्तान का ही चलता है। परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन अब देखें किस तरीके से इन प्लेयर्स को लेके चलते हैं। PCB को चाहिए कि कुछ भी करके इन लोगों को टूर्स अरेंज करके दें, एंड स्पेशली लंबे टूर्स जितने होंगे ना डिफिकल्ट कंडीशंस में, उतना फ़ायदा होगा। 3 डे टूर, 4 डे टूर ये लाजमी होने चाहिए, और इससे आपके प्लेयर्स को ना टेस्टिंग कंडीशंस में मौके मिलेंगे। श्रीलंका के खिलाफ, बीट बांग्लादेश, इवन वहाँ पे आपको टर्निंग ट्रैक्स पे भले भले बड़े मैचेस खेलने को मिले, सो आपकी टेक्निक में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मुश्किल विकेट्स को देखते हुए। सो ये थी हमारी डिस्कशन फॉर दी टॉप एंड टूर्नामेंट जो कि पाकिस्तान शाहीन्स ने खेला। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।